जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उसी क्रम में पढ़ाई करते हुए जो आपका सिलेबस है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का सिलेबस यूनिट फर्स्ट, तो उसी के हम क्रम में आगे आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। तो ये लेक्चर 3 है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो बेसिक से जो लॉ ऑफ डिमांड होता है हम उसको फिर रिवाइज करा देते हैं। क्या होता है कि जब हमारा प्राइस कम होता है किसी भी वस्तु का तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। जाहिर सी बात, अगर कीमत कम होती है तो हम लोग उसकी मांग ज़्यादा करने लगते हैं, और जब प्राइस बढ़ता है किसी चीज़ का तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। यानी कि अपोजिट रिलेशन है। बात समझ में आ रही है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन। यानी कि प्राइस और डिमांड यानी कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि उल्टा है। उल्टा को ऋणात्मक बोलते हैं। जैसे प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है ना। हम लोग उस क्रम में अब आगे पढ़ते हैं सप्लाई के बारे में। तो सप्लाई बेसिक, जैसे डिमांड में क्या होता है? उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? सप्लाई हम बोलते हैं सप्लायर। तो सप्लायर जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? उपभोक्ता। अरे सॉरी, उपभोक्ता नहीं, उत्पादक। उत्पादक जो होता है हमारा उत्पादक होता है, जो उत्पादन करता है और फिर वस्तुओं को सेल करता है। तो वस्तुओं का उत्पादन कहाँ होता है? जैसे हमारी होती है इंडस्ट्री। तो कोई इंडस्ट्री किसी वस्तु का उत्पादन कब करेगी? हमारी फर्म हम लोग बोलते हैं, है ना। छोटे छोटे जैसे इंडस्ट्रियाँ लगी होती हैं, जैसे खाने पीने के सामान बनते हैं, वो भी सब क्या होते हैं? सप्लाई होते हैं। तो यानी कि वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसके संबंध में हमारे क्या नियम हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ति का नियम। यानी कि सपोज हम मान लेते हैं कि ए कोई हमारी कंपनी है। ये क्या है? कंपनी है। ए मान लो ब्रेड बनाती है। क्या बनाती है? ब्रेड बनाती है। तो ब्रेड का सप्लाई ये किस नियम के तहत करती है? उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो नियम का मतलब होता है एक लगभग ट्रुथ, एक सत्य जो सब फॉलो करते हैं। तो जैसे उसमें डिमांड में था तो सप्लाई में क्या होता है? अब मान लो कि ब्रेड की कीमत क्या हो रही? बढ़ रही है। ब्रेड का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर ए नाम की जो कंपनी है अगर श्याम नाम के व्यक्ति की है तो श्याम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। अगर एक ब्रेड आज 5 रुपये का है और नेक्स्ट डे 6 रुपये का बिक रहा है तो क्या सोचेंगे कि हम रोज़ अगर 10 ब्रेड सप्लाई करते हैं तो अब आगे हम क्या करें? 12 ब्रेड सप्लाई करें। ठीक है ना। अब इसी प्रकार अब ये 6 से 7 रुपये हो जाए ब्रेड की कीमत, तब क्या करेंगे? ये 14 ब्रेड सप्लाई करने लगेंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम ब्रेड की सप्लाई की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो श्याम है उनको ये दिखेगा कि हमारी इनकम जो है क्या है? बढ़ रही है। इसी प्रकार जैसे भी हम ये देखें कि जो श्याम नाम के व्यक्ति हैं इनकी फर्म हमारी क्या है? ए है। यदि प्राइस हमारा कम हो रहा हो, किसका? ब्रेड का, क्योंकि ब्रेड बनाते हैं ना। अब मान लो पहले एक ब्रेड कीमत 5 रुपये थी, अब हो जाए 4 रुपये, तो ये सोचेंगे कि हमारा नुकसान हो सकता है। तो अगर नहीं कम करेंगे तो ज़्यादा नहीं सप्लाई करेंगे। अब मान लो पहले 10 ब्रेड सप्लाई करते थे, अब हो सकता है 8 ही सप्लाई करें। अब कीमत हमारी 3 रुपये हो गई तो एक और 6 ही सप्लाई करें, क्योंकि अब इनको नुकसान हो रहा है ना।
तो सोचेंगे कि ज़्यादा उत्पादन करेंगे, कास्ट हमारी उतनी ही आएगी और प्रॉफिट हमारा नहीं होगा। यानी कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी हमारी क्या होगी, कम होगी। सप्लाई को हिंदी में बोलते हैं पूर्ति भी हमारी कम होगी। क्लियर है ना। इसको थोड़ा हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, जैसे हमने डिमांड को किया था। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, ये तीर ऊपर लगाने का मतलब कीमत क्या है, बढ़ रही है, तो सप्लाई जो हमारी है क्या होगी, बढ़ जाएगी या बढ़ेगी। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी के रेशियो में हमारी सप्लाई बढ़ेगी। यदि हमारा प्राइस कम हो रहा है तो उसी के रेशियो में हमारा सप्लाई यानी पूर्ति भी हमारी कम होगी। तो यहाँ ध्यान से देखो, कीमत बढ़ रही है तो सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस हमारा कम हो रहा है तो सप्लाई हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी को हम बोलते हैं धनात्मक संबंध। किसमें, सप्लाई और कीमत में क्या है हमारा, धनात्मक संबंध। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कीमत और पूर्ति में कौन सा संबंध है, धनात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, तो धनात्मक संबंध है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया ना। यही हमारा पूर्ति का नियम है। क्लियर है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नियम है ये इन्हीं के तहत हमारी जो होती है कोई पूर्ति हमारी होती है। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये हम आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में पॉइंट दिए गए हैं, ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर सिलेबस नहीं कवर किया गया है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, पूर्ति के निर्धारक तत्व, इसको भी हम उदाहरण से लेते हैं। पूर्ति यानी कि जो सप्लाई होती है इसको डिटरमाइन कौन निर्धारित करता है, तो सप्लाई में हमने अभी सबसे पहले क्या निर्धारित करेगा, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत क्या है, अगर वस्तु कीमत ज़्यादा बढ़ रही है तो सप्लाई हमारी बढ़ती जाएगी, वस्तु कीमत कम हो रही है तो सप्लाई हमारी कम होती जाएगी। दूसरा, अब देखो कोई फर्म हमारी अगर है, ए नाम की फर्म है, तो इसके लिए कुछ पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, तभी तो हम उत्पादन कर पाएंगे ना। उसमें मशीन लगेंगी, मजदूर लगेंगे, कुछ कच्चा माल लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा। कैसे, जैसे मान लो हम ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड बनाने कुछ मशीन चाहिए, आटा गूँथने वाली, पकाने वाली ब्रेड को। तो मशीन लगाने के लिए क्या हमको पैसा चाहिए, फिर आटा गूँथने, ब्रेड बनाने के लिए, काटने के लिए कुछ मजदूर हमें चाहिए, लेबर चाहिए। तो उसके लिए अब रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, अब आटा चाहिए, आटा लाएंगे हम, चीनी लाएंगे, तभी तो ब्रेड बनेगा हमारा, ये हमारा कच्चा माल। यानी कि इन सब के लिए हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी हम इसमें कुछ कर सकते हैं, ताकि हम कैपिटल खरीद सकें, कच्चा माल खरीद सकें, मजदूर होने चाहिए। और फिर इसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये होने के साथ में हमको ये होना चाहिए कि मान लो हमारी कास्ट अगर 8 रुपये आ रही है, कितनी आ रही है, 8 रुपये, यानी एक ब्रेड को बनाने में हमारे 8 रुपये लग रहे हैं, तो वो मिनिमम 8 रुपये का बिके, 8 ना के 9 रुपये का, तभी तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। कि 8 रुपये हमारी लागत है, 9 रुपये का हमने बेचा, 1 रुपये हमको प्रॉफिट हो गई, तभी हम उसको क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे। यानी कि जो हमारी कास्ट है, क्या है, कास्ट है, उसके ऊपर हमारा प्राइस होना चाहिए, तभी हम उत्पादन करेंगे, अन्यथा हम उत्पादन नहीं करेंगे। तो अगर हम ये देखें कि शॉर्टकट में निर्धारक हमारे क्या होंगे, तो अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की हम बात करें कि किसका फंक्शन होगा, तो प्राइस का, है ना, मनी का, लेबर का, रॉ मटेरियल का, टाइम का, है ना, ये सब हमारे क्या होंगे, निर्धारक तत्व होंगे, जिनके द्वारा निर्धारित होगा। इसी में हम और कह सकते हैं कि जैसे हमारी भूमि हो गई,
कोई भूमि होगी वहीं पे तो हम इंडस्ट्रियल कैसे लगाएंगे हम। वहाँ पे बाज़ार होना चाहिए कि ताकि हम वस्तुओं की पूर्ति कर सकें, हम बाज़ार में बेच सकें। हम ब्रेड बना तो रहे हैं, अगर ब्रेड कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, उसको हम नहीं बेच पाएंगे ना, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये हमारे हैं सप्लाई के निर्धारक तत्व। हम लोग आगे देखते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई वर्सेस मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व का शिफ्ट, यहाँ सप्लाई वर्सेस सप्लाई कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सप्लाई कर्व। अब हम थोड़ा देखते हैं, पहले सप्लाई कर्व हम बनाते हैं क्या होता है, तब हम मूवमेंट को देखेंगे हम, नहीं तो नहीं। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। देखो अब इधर हमने ले लिया प्राइस, अगर किसी को मैथ को हल्का सा भी ज्ञान है तो समझ जाएगा चीज़ों को। और इधर हम ले लिया क्वांटिटी। अब मान लो कि जिसे प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे प्राइस कम है एक प्रकार से ये है, तो हम बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा को सप्लाई कर रहे हैं। मान लो हम 2 ब्रेड की सप्लाई कर रहे हैं और 2 रुपये उसकी कीमत है। अब कीमत हो गई 4 रुपये। जब 4 रुपये कीमत होगी तो जाहिर सी बात हम सप्लाई अब ज़्यादा करेंगे, तो क्वांटिटी हमारी जहाँ 2 थी वो भी 4 हो गई, तो हम सप्लाई ये कर रहे हैं। अब मान लो कीमत हो गई 6 रुपये, तो सप्लाई हम कितने, अब हम 6 क्वांटिटी बढ़ाने लगे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ऐसे। तो हमारा जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना। अगर हम पेन कलर चेंज करें तो ये हमारा हो गया ग्राफ। ये कौन सा है, सप्लाई कर्व है। क्या है, सप्लाई कर्व। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमने बेसिक्स ऐसे बनाया कि इस टाइप में बनेगा, यानी कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाएगा हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें समझना क्या है, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का शिफ्ट करना, शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा कर्व मान लो बना हुआ है, इसको सब हटा देते हैं, यानी कि हम समझ गए कि हमारा कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा। ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है। तो शिफ्ट का मतलब कि जैसे ये इधर आ जाए, ऐसे हो जाए। शिफ्ट का मतलब ये ऐसे इधर चला जाए, इधर जाएगा तो राइट साइड और इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड। ये हमारा है शिफ्ट करना। क्या करना, शिफ्ट करना। और यदि हमारा जैसे ये है सप्लाई कर्व, हम इसी पे ऊपर जाएं, नीचे जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ कर्व। उसी पे हम मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं मूवमेंट, तब हमको ये ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे हम इसको देखते हैं क्वांटिटी, अगर हम मान लो यहाँ पे हैं, ये कर्व हमारा बना हुआ है, और अब मान लो एक क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है, पहला प्राइस P1 है, ये क्वांटिटी Q1 है। अब प्राइस बढ़ गया, P2 हो गया, तो सप्लाई हमारी Q2 हो गई। यानी कि हम इस पॉइंट A1 से पॉइंट A2 पहुंच गए, यहाँ से यहाँ बढ़े, तो हमारी सप्लाई बढ़ गई। तो ये हमारा मूवमेंट, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हम सप्लाई कर्व में राइट साइड में अपवर्ड की ओर ऊपर चले जाते हैं। अब मान लो प्राइस हमारा हो गया P3, यहाँ पे हम आ गए, तो हमारी क्वांटिटी इधर क्या बढ़ गई, Q3 हो गई, तो हम कहाँ और ऊपर पहुँच गए, तो हम राइट साइड में बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि यदि हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हम सप्लाई कर्व में राइट साइड की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी हमारी प्राइस बढ़ने पर सप्लाई हमारी बढ़ती जाती है, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट। क्लियर है ना। ऐसे अगर हमारी सप्लाई कम, वो प्राइस कम हो रहा है P3 से P2, P2 से P1, तो हम नीचे की ओर मूव करते हुए चले जाएंगे, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट डाउनवर्ड हम नीचे आ रहे हैं, हमारी सप्लाई कम होती जा रही है। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। अब इसको यहाँ देखो, जो शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व है, इसमें प्राइस जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है। प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं, तो इधर प्राइस हो गया P फिक्स, इधर हो गया क्वांटिटी हमारा फिक्स। अब सप्लाई देखो बढ़ने का सिर्फ एक कारण प्राइस तो होता नहीं है,
अब मान लो जो इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा इस वाले फिगर को, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, इसको बना रहने देते हैं। अब मान लो अगर ए नाम की कोई फर्म है, ए नाम की कोई फर्म है और इसका जो मालिक है उसका नाम है श्याम। अब श्याम सोच रहे हैं कि अपने हम इंडस्ट्री को ग्रोथ करेंगे, बढ़ाएंगे, अपने कस्बे सिटी में नंबर 1 ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे। पैसे का इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे मशीन मंगाएंगे, लेबर बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे। जहाँ पहले 10 यूनिट का उत्पादन करते थे, अब हो सकता है 20 यूनिट का उत्पादन करने लगे, तो सप्लाई बढ़ नहीं जाएगी। यानी कि पहले अगर ये सप्लाई है तो उसी कर पे सप्लाई वर्क ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू क्वांटिटी है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, Q2 हो जाएगी, है ना। और अगर हम बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा तो और क्वांटिटी हमारी बढ़ती जाएगी। अब मान लो श्याम को लगता नहीं नहीं इस उद्योग में हमारा फायदा नहीं, तो प्रोडक्शन हम कम करते चले जाएंगे। तो अब मान लो प्रोडक्शन जो है ये 10 की बजाय क्या करें, 5 का ही करने लगें। तब अब देखो अगर एक क्वांटिटी यहाँ पे है तो अगर इसको हम 10 मान के चल रहे हैं, इसको हम 20 मान के चल रहे हैं, तो 5 इधर आ जाएगा। यानी हम कहाँ आ गए, यहाँ पे 5 का उत्पादन हो रहा है। अब चूंकि अगर इस कर्व पर रहेंगे तो प्राइस हमारा कम होना चाहिए, तो प्राइस कम तो हुआ नहीं है, तो हम इसी के ऊपर यानी इस कर्व पे हम यहाँ कहीं हमारा ये कर्व रहेगा। तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड शिफ्ट होना सप्लाई कर्व का, और ये हमारा हो गया राइट साइड शिफ्ट होना। इसको हम एक बार ब्रीफ में और समझा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। देखो ये हमारा है कर्व, किसका, सप्लाई कर्व का। सप्लाई कर्व ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि इधर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो इधर हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है। क्वांटिटी Q1 प्राइस P1, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी बढ़ी, है ना। तो मोमेंट का मतलब होता है प्राइस बढ़ रहा है और देखो हमारी सप्लाई बढ़ रही है। प्राइस हमारा कम हो रहा है तो सप्लाई हमारी कम हो रही है। और इसमें शिफ्ट में क्या होता है कि प्राइस हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे हम अगर यहाँ पे हैं तो प्राइस हमारा फिक्स है। किसी अदर रीजन से हमको इंडस्ट्री को बढ़ाना, अगर मान लो हम Q1 इंडस्ट्री का प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो इसी को हम बढ़ा के कर देंगे हम ऐसे Q2, प्राइस वही है, तो इसको हम बोलेंगे राइट साइड शिफ्ट हो गया। इंडस्ट्री को हम बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री को अगर हम कम कर रहे हैं, प्राइस वही है, तो हम इधर आ जाएंगे, प्राइस हमारा ये कम हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व वर्सेस मूवमेंट अलोंग अ कर्व। यहाँ सप्लाई कर्व लिखा है, ठीक है ना। तो कोई डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं। अब आपका आता है मार्केट सप्लाई, ये वर्ड आपका सिलेबस में दिया हुआ है, सिंपल है। अब देखो राम नाम कोई व्यक्ति होगा, फर्म लगाया होगा अपनी, श्याम नाम कोई फर्म लगाया होगा, तो ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म। अब ये सब प्रोडक्ट, ए भी ब्रेड बना रही है, मान लो ए भी ब्रेड बना रही है। अगर हम ब्रेड की बात करें तो कई सारे लोग ब्रेड बनाते हैं। तो इन सभी का मिला के जो सप्लाई टोटल बनेगी कुल, उसी को हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई। यानी मार्केट में आने वाले सभी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है उसको हम मिला देंगे तो उसी को हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई, सिंपल। यानी कि हम अभी इंडिविजुअल बात कर रहे थे और मार्केट सप्लाई में सभी को हम शामिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब आता है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं बाजार साम्य। थोड़ा सा देखो समझो, अगर हम कर्व को बनाना के प्रयास करें तो अगर हम इधर क्वांटिटी ले लेते हैं और इधर हम प्राइस ले लेते हैं, तो देखो अगर हम सप्लाई कर्व अभी बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। हमारा प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है, प्राइस हमारा बढ़ रहा है, क्वांटिटी हमारी ऐसे हमारा ये बढ़ता जा रहा है ना। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन अब देखो प्राइस हमारा अगर बहुत ज़्यादा है तो डिमांड हमारी क्या होगी, यानी हम वस्तु की मांग कम करेंगे, है ना। अब देखो जैसे से हमारा प्राइस कम होता जाएगा हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। ये कर्व हमारा बन गया ऐसे, यानी कि ये हमारा है डिमांड कर्व, ये हमारा है सप्लाई कर्व, उल्टा है।
अगर हम अपने आप को यहाँ पे रख रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे अगर प्राइस कम हो रहा है तभी तो डिमांड बढ़ेगी ना। देखो डिमांड बढ़ रही है प्राइस कम होने पर, और सप्लाई बढ़ रही है जब प्राइस बढ़ने पर। तो देखो कोई व्यक्ति वस्तु कब खरीदता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सप्लाई और डिमांड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब अगर 10 वस्तुएं बाजार में आ रही हैं और 10 बिक जाए तो इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ना कुछ ज़्यादा है ना कुछ कम है, जितना बाजार में आ रहा है उतनी ही डिमांड है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस हमारे 5 है, अब इस प्राइस पे जितनी वस्तुएं बिकने के लिए आती हैं सब बिक जाती हैं। अब मान लो जैसे प्राइस बढ़ गया 6 रुपया हो गया, अब ये 10 वस्तुएं बिकने के लिए आई, तो हो सकता है जो खरीदने आ रहे हैं उनके पास 10 रुपये ना हो तो 9 सामान खरीदेंगे, एक रह जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे आ गए हैं, यानी प्राइस ज़्यादा हो गया है, ऊपर हो गए हैं हम, प्राइस ज़्यादा हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और अभी हम क्लियर कर रहे हैं ग्राफ से, यानी कि अगर ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, जल्दी से हम लोग ये सप्लाई, ये हमारा डिमांड कर्व। तो अगर हमारा पी मान लो ये है तो यहाँ पे हम क्या है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि जितनी सप्लाई है और उतनी ही डिमांड है। अब मान लो प्राइस हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, है ना, प्राइस हमारा बढ़ गया है। तो अगर हम देखो यहाँ देखो मिलाओ ध्यान से, तो ये हमारा डिमांड, और लेकिन हमारी सप्लाई क्या है, यहाँ पे है, यानी कि Q1, यानी यहाँ पे जो आएगा इतनी वस्तुओं की डिमांड है, मांग यानी इतना खर्च होगा, लेकिन सप्लाई कितने की है, Q2 की है। तो ये वहाँ पे वस्तुएं आएंगी डेल्टा क्यू, ये क्या है, एक्स्ट्रा हैं, तो इक्विलिब्रियम में हम नहीं हैं, ठीक है ना। अब मान लो प्राइस हमारी कम हो गई तो हम यहाँ पे हैं, तो सप्लाई, अब देखो अभी हम पढ़ाए थे ना, प्राइस कम होने पे हम कम सप्लाई करेंगे तो नीचे आ गए हम, यहाँ पे हैं। अब आगे देखो तो डिमांड बहुत ज़्यादा, अगर गाड़ी अभी जो 70,000 की है आपकी, ये हो जाए कि हम 30,000 की मिलेंगी, तो आप लोग क्या करो, पापा हमको जल्दी से गाड़ी लो क्योंकि गाड़ी सस्ती हो गई, तो डिमांड बढ़ गई। तो ये देखो फिर भी बैलेंस नहीं है, तो प्राइस फिर बढ़ने लगेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब सप्लाई और डिमांड क्या हो, बराबर हो। तो ये हमारा है सप्लाई और डिमांड, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आपका अगला एक पॉइंट है जो हम लोग समझते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी कि डिमांड और सप्लाई के प्रयोग क्या, हम पढ़ लिए कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो इसके अनुप्रयोग क्या है। तो देखो देखो सबसे पहला इनका काम जो प्रभाव पड़ता है, जैसे टैक्स का निर्धारण करने में, क्या टैक्स, टैक्स आप लोग को मालूम ही है कि सरकार लगाती है। टैक्स का मतलब जैसे कोई वस्तु 50 रुपए की है तो ये 70 रुपए की बिक रही है, तो ये 20 रुपए क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो अब देखो, तो सरकार ये देखती है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं। अब मान लो 50 रुपये कोई वस्तु है और ये 100 वस्तुएं बिक जाती हैं, अब 70 हो गया, ये 20 ही वस्तु बिक रही हैं, तो 80 वस्तुएं कम बिक रही हैं, तो सरकार इस पर जो टैक्स है कम लगाएगी फिर, ठीक है ना। ऐसे सप्लाई में कि अगर प्राइस बढ़ने पर सप्लाई कितना बढ़ी, सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी, जैसे मान लो 50 था, 100 यूनिट सप्लाई होता था, अब 120 यूनिट सप्लाई हो रहा है, फिर और ख़रीद लोग 20 ही की रहे हैं, तो 100 एक्स्ट्रा आ रहा तो डंपिंग लग जाएगी मार्केट में, कोई ख़रीद नहीं रहा है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए हम डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। इसी प्रकार जो है हम दूसरा टर्म देखते हैं सब्सिडी का, क्या देखते हैं, सब्सिडी का, कि किसको कितनी सब्सिडी दी जानी चाहिए कि हमारी डिमांड जो है बनी रहे। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे हम तीसरा पॉइंट जो हम करते हैं, प्राइस कंट्रोल। अगर हमें कीमत कंट्रोल करनी है तो हमें देखते हैं कि सप्लाई हमारी कैसे बढ़ेगी, कि 2 रुपये बढ़ा दिए
और सप्लाई हमारी बढ़ गई, ऑटोमेटिक बाद में क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। या डिमांड नहीं बढ़ी तो सप्लाई बढ़ने से कीमत कम हो गई। यानी कि ओवरऑल हम ये देखते हैं कि हमारा प्राइस कितना होना चाहिए, उसमें हम डिमांड और सप्लाई का उपयोग करते हैं। आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग अलग से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जो मेन आता है प्राइस राशनिंग और प्राइस फ्लोर, ये एक लाइन में आपको पूछ लिया जा सकता है कि प्राइस राशनिंग क्या है, व्हाट इज अ प्राइस फ्लोर्स, है ना। तो देख लो, प्राइस मतलब कीमत, राशनिंग मतलब कम करना या मतलब उसको अपने अनुसार निर्धारित करना। जैसे मान लो हम सरकार हैं या हम कोई संस्था हैं, हम सोचते हैं कि अनाज की कीमत 20 रुपये होनी चाहिए। अब इसको हम अपने तरीके से आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से अगर इस हम प्राइस को रोक रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्राइस राशनिंग। जैसे मान लो अभी मार्केट में सरकार जो है फ्री राशन दे रही गरीबों को। अब सरकार ने कहा कि नहीं, प्रत्येक राशन जो है उसकी कीमत, गेहूं की कीमत 20 रुपये केजी होगी, और जबकि एक्चुअली में इसका होना चाहिए 25 रुपये केजी, या उल्टा 15 रुपये केजी होना चाहिए, सरकार कह रही 20 रुपये केजी होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइस राशनिंग। लेकिन सरकार निर्धारित नहीं कर रही है, सरकार क्या कर रही है, कृत्रिम तरीके से उसकी डिमांड और सप्लाई को क्या कर दे रही है, प्रभावित कर रही है। मतलब जैसे कहीं पे सामान जा रहा है, कहीं पे सामान जा रहा है, यहाँ पे सरकार का नाम लेना उचित नहीं होगा, कोई भी करे प्राइस राशनिंग। तो उसने क्या किया, रास्ते में रोड को जाम कर धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया, तब ये ट्रक आगे नहीं जा पा रही हैं, तो सप्लाई रुक गई ना यहाँ पर। अब यहाँ पे जो लोग हैं वस्तु की मांग कर रहे हैं, वस्तु नहीं आ रही है, तो ऑटोमेटिक क्या होगी, प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि खाने वाले बहुत ज़्यादा, सामान नहीं पहुँच रहा है। ऐसे ही अगर लोगों को प्राइस कम करवाना है कि बहुत सस्ती हो जाए, कूड़े की भाव हो जाए, तो जहाँ पे एक ट्रक का काम है, ये लोग 100 ट्रक भेज देंगे कि जाओ इतना सामान लेके जाओ वहाँ पर। तो अब क्या होगा, सामान सस्ता हो जाएगा। यानी कि बाई आर्टिफिशियल वेज डिटरमाइंड सप्लाई एंड डिमांड। तो इसे हम बोलते हैं प्राइस राशनिंग। यानी प्राइस को अपने अनुसार फिक्स करवाने का प्रयास करना, सप्लाई और डिमांड का उपयोग करते हुए। अब इसमें एक जो दूसरा टर्म लिखा है प्राइस फ्लोर्स। प्राइस फ्लोर्स कुछ नहीं है, बस उसी से संबंधित एक नाम है। इसमें क्या होता है, सरकार एक कीमत फिक्स कर देती है। जैसे कि किसी मजदूर को, मान लो कोई लेबर मजदूर है, उसको पर डे 300 रुपये मिनिमम मिलने चाहिए बाज़ार में। यानी कि अब जैसे ए नाम कोई व्यक्ति है, अब एक किसी के यहाँ मजदूरी करने जा रहा है, घर बनवाने के लिए जा रहा है, तो इसको 300 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। इसको 350 रुपये मिल सकते हैं, 400 रुपये मिल सकते हैं, 450 मिल सकते हैं, 301 मिल सकता है, 300 मिल सकते हैं, लेकिन हम 250 रुपये नहीं दे सकते हैं, ये अपराध होगा फिर। यानी कि एक मिनिमम लेवल फिक्स कर देना कि ये इसके नीचे प्राइस नहीं देना है, उसी को हम प्राइस फ्लोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। और प्राइस राशनिंग क्या है, अपने अनुसार प्राइस को कम या ज़्यादा करवाना प्राइस राशनिंग है, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई का उपयोग करते हैं। डिमांड और सप्लाई का उपयोग करते हुए प्राइस को अपने अनुसार कम ज़्यादा करवाना प्राइस राशनिंग कहलाता है। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, है ना। तो ये आपका पॉइंट कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और बचेगा फिर इलास्टिसिटी, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, बहुत ईजी है, जल्दी से हम देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था इक्विलिब्रियम, ये हमारा है सप्लाई, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ रहा है और प्राइस कम होने पे हमारा डिमांड बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये है डिमांड। डिमांड कौन कर रहा है, उपभोक्ता कर रहा है। सप्लाई कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है। यानी कि ये प्रोड्यूसर है
और ये हमारा क्या है, कंज्यूमर है। क्या है, कंज्यूमर। तो देखो अब मान लो हम यहाँ पे हैं, प्राइस हमारा यहाँ पे है ना। तो अब ये अगर क्वांटिटी यहाँ पे है, तो अगर हम सप्लाई की दृष्टि से देखें तो इसके ऊपर जो भाग है ये किसको लाभ है, ये लाभ है हमारे कंज्यूमर को। क्यों, अगर वो यहाँ के अनुसार देखें तो यहाँ के जो उपभोक्ता हैं ये P1 कीमत देने को तैयार हैं कि तभी तो इतना सामान खरीदेंगे, लेकिन एक्चुअली में इसी कीमत पे, नीचे वाले कीमत पे इनको ये सामान भी मिल जा रहा है। तो ये इनका क्या है, ये लाभ है। अब यहाँ नीचे देखो, अगर हम इसका देखें तो ये इस वस्तु को यानी Q1 क्वांटिटी को इस कीमत पे बेचने को तैयार था, लेकिन उसे ज़्यादा कीमत मिल जा रही है और P पे बेच रहा है। तो ये लाभ हो गया किसको, प्रोड्यूसर को। यानी कि संतुलन बिंदु के ऊपर जो प्राइस हमारा है ये हमारा है कंज्यूमर सरप्लस, और जो प्रोड्यूसर का है इस प्राइस के नीचे वाला जो भाग है प्रोड्यूसर का सरप्लस है। हम इसको अपने तरीके से और समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है, जैसे मान लो आपको भूख लगी है, ठीक है ना, और एक समोसा 5 रुपये का है। कितने रुपए का है, 5 रुपये का है समोसा, और आपको भूख लगी है। अब आप दुकान पे गए, अब आप सोच रहे हो मुझे समोसा खाना है, काहे ना समोसा मुझे 20 रुपये का मिले। आपने सोच लिया मुझे खाना तो खाना चाहिए, क्यों ना 20 रुपये का मिले, लेकिन 20 रुपये के ऊपर मिलेगा तो मैं नहीं खाऊँ, कुछ और खा लूँगा चाहे जितना भूख लगी हो। अब मान लो ये समोसा 10 रुपये का देता है, तो महंगा तो है, लेकिन आप 10 रुपये पे किए और समोसा खा भी लिए, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा था कि 20 रुपये तक अगर ये मांगेगा तो हम दे देंगे। तो 20 रुपये आप देने को तैयार थे, 10 रुपये आपने पे किया, यानी 10 रुपये आप भी उसको और दे देते। यही तुम्हारा है कंज्यूमर सरप्लस। बात क्लियर हो गई ना। ऐसे ही उत्पादक आधिक्य। अब ए नाम का कोई लड़का ब्रेड बना रहा था। अब उसने सोच लिया था कि अगर एक ब्रेड की कीमत कोई 5 रुपये भी देगा तो मैं सेल कर दूंगा। क्लियर। लेकिन उसका ब्रेड कितने का बिक गया, 8 रुपये का बिक गया, और वो 5 पे ही बेचने को तैयार था। तो 8 - 5 3 रुपये जो है उसका प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट डे मिलेंगे। आपका एक टॉपिक रह गया है इलास्टिसिटी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है। ठीक है ना। तो हम लोग कल पढ़ते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।